एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है और इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ेंगे पहले। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर डेफिनेशन देखी जाए एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, मतलब टोटल डिमांड। अब टोटल डिमांड जो होती है अगर उसको फ्रेगमेंट करें इसके कंपोनेंट में तो एक कंजम्पशन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए पढ़ेंगे और इसमें जो भी पढ़ाया गया है वही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पज़ से वही इम्पोर्टेंट है जो आएगा, चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, इसमें से हो जाएगा अच्छी तरह। एक्स एंटी डिपिक्ट्स व्हाट हैज़ बीन प्लान्ड, तो एक्स एंटी का मतलब होता है क्या प्लान किया गया। एक्स पोस्ट का मतलब होता है व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जैसे हमने प्लान की कि हम सेव करेंगे 1000 रुपीज़, तो ये 1x एंटी सेविंग है, लेकिन एक्चुअल में हम सेव कर पाए 500 रुपीज़, तो ये एक्स पोस्ट सेविंग है। तो जो हम प्लान करते हैं वो एक्स एंटी और जो एक्चुअल में होता है वो एक्स पोस्ट। कंजम्पशन पढ़ेंगे क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पशन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम। तो कंजम्पशन कितना होगा उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, वो हाउस होल्ड की इनकम है। इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। ए कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो अगर हम कंजम्पशन फंक्शन ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन को बताता है। कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप between the consumption and the income. The simplest consumption function assumes that consumption changes at a constant rate as income changes. तो जैसे जैसे इनकम चेंज होएगी, इनकम बढ़ेगी, तो कंजम्पशन में कांस्टेंट चेंज आता रहेगा। ऑफ कोर्स इवन इफ इनकम इज जीरो, और अगर इनकम जीरो भी है तो भी सम कंजम्पशन स्टिल टेक्स प्लेस, फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही होगा, क्योंकि इवन इफ द इनकम इज जीरो, इफ ए पर्सन इज नॉट अर्निंग एनीथिंग ही विल कंज्यूम समथिंग, तो वो कुछ कंजम्पशन तो उसे करना ही है। तो वो कंजम्पशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसकी सेविंग में से आएगा। तो सेविंग के जरिए जब उसकी इनकम जीरो है तो वो कंज्यूम करेगा। सिंस दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, अब इनकम तो जीरो है लेकिन कंजम्पशन फिर भी है, तो ये वाला जो कंजम्पशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है, मतलब इनकम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये कंजम्पशन तो होना ही होना है। इसलिए इसका नाम जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, स्वायत्त कंजम्पशन, जो अपने आप होना ही होना है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ये C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन फंक्शन, C बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस CY, ये इनकम के साथ बढ़ने वाला कंजम्पशन है। तो C बार जहाँ पे भी होगा उसका मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब कि कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या कंजम्पशन होगा। द एबो इक्वेशन इज कॉल्ड द कंजम्पशन फंक्शन। हेयर C इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। दिस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। अब इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये जो है इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। इंड्यूस्ड माने प्रोत्साहन करना, प्रेरित करना, बढ़ाना। ये कंजम्पशन बढ़ता है इनकम की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से, और ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय C बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन को C बार से डिनोट करेंगे। शोज दैट द कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम
इफ कंजम्पशन टेक प्लेस इवन व्हेन इनकम इज जीरो, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जीरो लेवल पे जो भी कंजम्पशन होगा वो बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। द इंड्यूस्ड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम CY लिख रहे हैं, द डिपेंडेंस ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम, इस कंजम्पशन की है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, इनकम पे। व्हेन इनकम राइसेस बाय ₹1, इंड्यूस्ड कंजम्पशन राइसेस बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी इनकम में जो चेंज आएगा तो कंजम्पशन में जो चेंज आएगा वो MPC के बराबर होगा। मतलब कितनी प्रोपेंसिटी है कंजम्पशन को बढ़ाने की, दैट इज C, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मे बी एक्सप्लेन्ड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन एज इनकम चेंज। तो MPC का मतलब है कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, MPC बोलते हैं। इज डिनोटेड बाय स्मॉल c, छोटे c से इसको डिनोट करते हैं। तो जब भी MPC निकालने के लिए आएगा तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y से निकालना है। डेल्टा का मतलब चेंज, कंजम्पशन में क्या चेंज आया, मतलब कंजम्पशन पहले 100 था अब 120 हो गया, इनकम पहले 500 थी अब 600 आ गई, ठीक है। तो डेल्टा C क्या हुआ, 20 हुआ, डेल्टा Y क्या हुआ, ₹100 हुआ। ऊपर नीचे रख के काट देना, ये फॉर्मूला याद करना है। व्हेन इनकम चेंजेस, चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर एक्सीड द इनकम चेंज इन इनकम। और जब भी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन कभी भी ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता, कंजम्पशन ज़्यादा नहीं बढ़ सकता जितना कि इनकम बढ़ी है। द मैक्सिमम वैल्यू विच C कैन टेक इज 1। जो मैक्सिमम वैल्यू है स्मॉल c की, मतलब MPC की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम की, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इससे नीचे रहेगी या 1 रहेगी। ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन में चूज नॉट टू चेंज कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम हैज चेंज। और ये भी हो सकता है कि इनकम बढ़ने के बाद भी कंजम्पशन में कोई इंक्रीज ना हो, तो MPC 0 भी हो सकता है हमारा। तो इन दिस केस MPC 0 होगा। तो जनरली MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0 और 1 के बराबर होगा। अगर MPC, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो हमने कंज्यूम कर लिया उसमें से जो बचा वो सेव हो जाएगा। जैसे MPC अगर ये 0.8 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, 0.2 होगा, क्योंकि दोनों का जो प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर MPC 0 है तो MPS क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का जो प्लस है वो 1 आना चाहिए। मतलब इसमें कंजम्पशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इनकम बढ़ने के बावजूद भी, तो सारा पैसा सेव हो गया, 1 सेव हो गया। तो दिस मीन्स दैट एज इनकम इंक्रीजेस either the consumer does not increase consumption at all, MPC 0 होगा, और use the entire change in income on the consumption, तो MPC 1 होगा। अगर जो भी इनकम बढ़ी और सारा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया तो 1, MPC 1 होगा। अगर इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं किया, कोई इंक्रीज नहीं किया, तो MPC 0 होगा। और इसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है। यूज पार्ट ऑफ द चेंज इन इनकम फॉर चेंजिंग द कंजम्पशन, तो MPC 1 से कम और 0 से बड़ा हो सकता है। इमेजिन ए कंट्री, इमेजिनिया, विच हैज़ ए कंजम्पशन फंक्शन। अब मान लिया कंजम्पशन फंक्शन किसी कंट्री का ये है, C = 100 + 0.8 Y। दिस इंडिकेट दैट इवन व्हेन इमेजिनिया डज नॉट हैव एनी इनकम, ऑल इट्स सिटीजन्स स्टिल कंज्यूम ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स, क्योंकि ये 100 है। ये क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इवन इफ इनकम इज 0, तो कंजम्पशन जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन वो 100 होगा। इमेजिनियस ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100।
इट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है 0.8, ये दे रखी है हमें, स्मॉल वाला सी था जो। दिस मीन्स दैट इफ इनकम गोज अप बाय ₹100, इसका ये मतलब है कि अगर इनकम में 100 रुपये का इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन विल गो अप बाय 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ उसमें से कंजम्पशन पे इंक्रीज कर दिया जाएगा क्योंकि MPC 0.8 है, और बाकी का सेव कर लिया जाएगा, मतलब 20 को सेव कर देंगे। इसका मतलब MPS इक्वल टू 0.2 होगा, क्योंकि 0.2 और 0.8 1 हो जाएगा। और MPS को कैसे निकालते हैं, जैसे MPC को निकालते हैं, MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होता है उसको MPS बोलते हैं। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इन अदर वर्ड। तो सेविंग क्या हो गया, वो इनकम का पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं हुआ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेविंग फंक्शन को, सेविंग इक्वल टू वाई डिनोट करते हैं इनकम के लिए, माइनस कंजम्पशन जो हमने कंज्यूम कर लिया, तो ये सेविंग हो गई। वी डिफाइन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आ गया MPS, एज द रेट ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये है इसका फॉर्मूला। MPS निकालने का डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू स्मॉल s, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सम डेफिनेशन, MPC बता दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ द चेंज इन द कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से जो कंजम्पशन में चेंज आएगा वो है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल c। ऐसे निकालते डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। MPS क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज़ द चेंज इन सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से जो सेविंग में इंक्रीज होता है उसे MPS बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल s। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, जैसे MPC था ये APC, इसका मतलब है इट इज़ द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, मतलब हर इनकम पे क्या कंजम्पशन है, तो इसको निकालते हैं C/Y। ऐसे ही APS है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज़ द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। इनकम, हर इनकम लेवल पे सेविंग कितनी है ये, तो इसको निकाला जाता है S/Y, मतलब सेविंग को Y से डिनोट कर दो। जैसे MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ही APC प्लस APS इक्वल टू 1 होता है हमेशा। अगर APC 0.3 दे दिया तो APS क्या होगा, 0.7 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ करके 1 आना चाहिए। अब पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है, जैसे कंजम्पशन है ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, मतलब टोटल डिमांड। टोटल डिमांड का मतलब कुछ हमें चीज़ें खरीदनी है, उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर करना है। तो एक्सपेंडिचर 2 तरीक़ों पे होता है, या तो कंज्यूम कर लो और या उसको इन्वेस्ट कर दो। तो कंजम्पशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ दें इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर फिजिकल कैपिटल को बढ़ाया जाए, उनके स्टॉक को बढ़ाया जाए, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, रोड, एनीथिंग दैट एड्स टू द फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। जिससे भी इकोनॉमी की फ्यूचर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री फॉर द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ ए प्रोड्यूसर, या तैयार माल की इन्वेंट्री बढ़ जाए, मतलब इन्वेंट्री माने स्टॉक रखा हुआ बढ़ जाए तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कभी ना कभी वो बिकेगा, पैसे लाएगा। इन्वेस्टमेंट गुड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। जो इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं वो भी फाइनल गुड्स का पार्ट होती है। दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। लाइक रॉ मटेरियल, तुम्हें पता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स that are outside the production boundary. The value of intermediate goods are not included in the national income. तो ये intermediate goods नहीं है। Machine produced in an economy is a given year are not used up to produce other goods but yield their services over a number of years. मशीन जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ नहीं हो जाती फाइनल गुड में, बल्कि कई सालों तक उसकी हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में।
Investment decisions by the producer such as whether to buy a new machine depend to a large extent on the market rate of interest. अब इन्वेस्टमेंट करना है कैपिटल गुड्स पे बाय प्रोड्यूसर कि नई मशीन खरीदी जाए या नहीं खरीदी जाए, डिपेंड करता मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर मशीन खरीदने से 100 रुपये मिल रहे हैं तो मशीन खरीदेंगे, लेकिन अगर वही मशीन खरीदने से 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 की मशीन खरीदने से 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो मशीन खरीदेंगे। लेकिन अगर ये 1000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए और इससे बैंक ने ब्याज दे दिया हमें 120 रुपये, तो हम मशीन क्यों खरीदेंगे, हम बैंक में जमा कर देंगे पैसे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, पैसे बैंक में रखने हैं या फैक्ट्री खोलनी है। अब पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में। इन एन इकोनॉमी विदाउट ए गवर्नमेंट द एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज द सम total of ex ante consumption expenditure and ex ante investment expenditure on such goods। तो AD इक्वल टू C प्लस आई, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। तो गवर्नमेंट का जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स और एक्स एंटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी हमने प्लान किया कंजम्पशन एक्सपेंड और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर दो तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड को ऐसे भी लिख सकते हैं एडी ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम है, जो भी कंजम्पशन हो वो। इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस होता है कि जब इनकम जीरो है तो कुछ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो होना ही होना है, उसको आई बार लिखते हैं। प्लस सी वाई, सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, छोटा सी है, इनटू वाई। एक्स एंटी सप्लाई इज इक्वल टू एक्स एंटी डिमांड। हमेशा जो भी हम सप्लाई करने की सोचते हैं वो हम डिमांड के अनुरूप सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, उसको प्लान करते हुए हम सप्लाई की प्लान करते हैं। ओनली व्हेन द फाइनल गुड्स मार्केट एंड हैज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। चेंज इन द इन्वेंट्री इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेंट्री में चेंज होता है, मतलब स्टॉक में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। जब गुड्स को बना के हम इन्वेंट्री में रख देते हैं तो इन्वेंट्री भी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होएगा, बढ़ गया इन्वेंट्री। और जब हम इन्वेंट्री में से निकाल के गुड्स को सेल कर देते हैं तो इन्वेंट्री कम हो गया, नेगेटिव हो गया। इफ देयर इज अ राइज इन द इन्वेंट्री, अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो इट इज पॉजिटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वाइल ए डिप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री इज नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। डिप्लीशन माने कम होना, मतलब स्टॉक में से सामान लाए और हमने दुकान पे बेच दिया तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो गया। द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैन टेक प्लेस ड्यू टू 2 रीजन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम 2 वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। Firm decides to keep some stocks for various reasons. This is called planned inventory investment। क्योंकि फर्म सोचती है कि अगर हम प्रोड्यूस ना कर पाए तो कुछ हमें इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ स्टॉक में तैयार माल रखना चाहिए कि अचानक में अगर डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको सेल कर दें इन्वेंट्री में से निकाल के। The sale differ from the planned level of sales in which the case firm has to add to run down existing inventory. This is called the unplanned inventory investment। The sales differ from the planned level of sales। अगर जितनी हमने प्लानिंग नहीं की थी उससे ज़्यादा सेल हो गई तो हमारा क्या होगा, अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब हमारा स्टॉक खाली हो जाएगा, स्टॉक में से हम निकाल के सेल आउट कर देंगे। The major economic activities of the government that affect the aggregate demand for final goods and services can be summarized by the fiscal variable tax and government expenditure। Government through its expenditure, government के expenditure को जी बोलते हैं, on final goods and services add to the aggregate demand for like firms and household। अब जैसे फर्म और हाउस होल्ड, प्राइवेट फर्म और घर, हाउस होल्ड फाइनल गुड्स की डिमांड और सप्लाई डिमांड करते थे तो वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होती थी। ऐसे अगर गवर्नमेंट भी डिमांड करती है
फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, व्हीकल के लिए, सरकारी स्टेशनरी के लिए, तो वो भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट बनता है। ऑन द अदर हैंड, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टेक ए पार्ट ऑफ द इनकम अवे फ्रॉम द हाउस होल्ड हुज डिस्पोजेबल इनकम देयर फॉर वाई इक्वल टू वाई माइनस। तो जो टैक्स दिया जाता है वो कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वाई और स्मॉल डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, तो जब इनकम में से टैक्स निकाल देते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। हाउस होल्ड स्पेंड ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ दिस डिस्पोजेबल इनकम ऑन कंजम्पशन पर्पस। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कैन वी एनालाइज द इक्विलिब्रियम when we analyze the equilibrium of demand and supply in a single market, the demand and supply curves simultaneously determine the equilibrium price and the determine equilibrium quantity। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो क्या होता है, सिंगल कॉमोडिटी के लिए ये x है, ये y है, ये 0 है, यहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ x होती है, ठीक है, और ये डिमांड कर होता है डी, और ये सप्लाई कर होता है एस, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे ये प्राइस इक्विलिब्रियम कहलाता है और वहाँ पे ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम डिसाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स है पर ये, ठीक है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर सिमुल्टेनियसली डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये प्राइस हो गया वर्टिकल एक्सिस पे और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये जो डायग्राम है ये कंजम्पशन है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे क्लियर है। ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन कर्व और ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब सी बार वाला ये है। और ये जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सेम लॉजिक, द कंजम्पशन फंक्शन कैन बी शोन एज कंजम्पशन फंक्शन सी बार मतलब इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, और ये है इन्वेस्टमेंट फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन टू सेक्टर मॉडल। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फाइनल डिमांड, द फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड द सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। ये तो हमें पता ही है कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट देखे हमने, एक तो कंजम्पशन है और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट है। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाज आई और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये रहा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्या है ये, इसी इनकम लेवल पे सेम रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, ग्राफिकली इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है। दिस इज शोन एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट इक्वल टू आई बार, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन दिस मॉडल आई मतलब आई इज ऑटोनोमस which means it is the same number matter whether is the level of income। मतलब इनकम कुछ भी हो, इसका जो कंजम्पशन ऑटोनोमस जो है वो इन्वेस्टमेंट है वो इतना ही फिक्स रहेगा, मतलब 0 लेवल पे भी इतना है और ज़्यादा पे भी। एग्रीगेट डिमांड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ये हम इसमें एग्रीगेट डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन और ये हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। नई इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट और ये हमारा इंड्यूस्ड प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वाला। अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के
दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो सी होता है प्लस आई होता है। ये सी हो गया, ये आई हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अब जैसे मान लिया ये 10 है और ये 10 है, 10 है 10 20, तो यह 20 से शुरू होएगा और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ए डी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई नापते वर्टिकल एक्सिस पे, और यहाँ पे टोटल इनकम या एम्प्लॉयमेंट या प्रोडक्शन सब कुछ हॉरिजेंटल एक्सिस पे नापते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शोज द टोटल डिमांड मेड अप ऑफ द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को जोड़ दे तो एग्रीगेट डिमांड बनती है एट ईच लेवल ऑफ इनकम। ग्राफिकली इट मीन्स द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ के हम एग्रीगेट डिमांड प्राप्त कर सकते हैं। ओ एम ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ओ एम ये रहा ओ एम ऑटोनोमस कंजम्पशन, ओ जे ये वाला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ओ एल ये ओ से एल तक ये पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड है जिसमें सी बार प्लस आई बार है। मतलब ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है फिर भी एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कुछ है। क्यों है? बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वे बढ़ता जाएगा। जब इनकम यहाँ जाएगी तो इतना हो जाएगा, इनकम यहाँ हो जाएगी तो इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें प्लस है, ये तो स्टैग्नेंट है, ये इसमें प्लस हो रहा है तो ये इसके पैरेलली बढ़ेगा, इसके पैरेलली, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसी का आ रहा है। द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज पैरेलल टू द कंजम्पशन फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज पैरेलल टू द कंजम्पशन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन इज ए पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। ये तो बेचारा फिक्स है, ये तो इनका डिफरेंस जो है वही है सारा, और बाकी शेप जो है वो सेम ये इसकी लेगा। दे हैव द सेम स्लोप। एग्रीगेट डिमांड इज ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सप्लाई साइड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हम डिमांड साइड तो देख लिया, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड बनता है। अब हम देखेंगे सप्लाई साइड के एग्रीगेट सप्लाई AS ये कैसे बनता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वी saw that supply curve on a diagram with price on the vertical axis and quantity supplied on the horizontal axis। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये SS सप्लाई कर्व बनता है। वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी होती है। ये प्राइस पे इतनी सप्लाई, प्राइस बढ़ जाएगा तो दुकान वाले सप्लाई बढ़ा देते, ज़्यादा प्रॉफिट होता है उन्हें, और प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनती है, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। डेफिनेशन में एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है एक साल में, जितनी भी उनकी सप्लाई करते हैं दुकान वाले प्रोड्यूसर फर्म, उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो जब सप्लाई करते हैं तो बदले में हमें इनकम मिलती है, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड जब हम करते हैं तो पैसा खर्च करते हैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड करेंगे तो एक्सपेंडिचर करना है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट सप्लाई जो सप्लाई करेंगे तो बदले में इनकम मिलेगी। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इनकम। तो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वी आर टेकिंग प्राइस लेवल एज फिक्स हेयर। एग्रीगेट सप्लाई और द GDP is assumed to be smoothly move up or down since they are unused resources of all types available. Whatever is the level of GDP, that much will be supplied and price level has no role to play. मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में प्राइस का कोई रोल नहीं होता, जितना भी सप्लाई करेंगे उतना ही GDP होगा। दिस काइंड ऑफ सप्लाई सिचुएशन इज 45 डिग्री लाइन। ये तो 45 डिग्री का
ये एंगल बनाता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एवरी पॉइंट ऑन इट हैज़ सम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जीडीपी यहाँ पे इनकम हो गया, यहाँ पे एएस और एडी होता है एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि जैसे यहाँ पे इनकम भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। अभी जैसे 1000 इनकम है तो एग्रीगेट सप्लाई इतनी है। जब हमारी इनकम बढ़ गई तो एग्रीगेट सप्लाई हमने बढ़ा दिया। ऐसा सोचो, सप्लाई हमने बढ़ा दी तो हमारी इनकम भी बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ा दी तो और इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी सोचते हैं 1000 लोग अभी काम कर रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई इतनी है। अगर हमने 2000 लोगों को काम पे लगा लिया, मतलब एम्प्लॉय कर लिया, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। 3000 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, तो 4000 सप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से इनकम भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और आउटपुट भी बढ़ती है, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ऐसे कर सकते हैं कि अभी 1000 गुड्स की सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, फिर ज़्यादा है, फिर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। जितनी सप्लाई होगी उतना ही आउटपुट होगा, मतलब प्रोडक्शन होगा। एग्रीगेट सप्लाई का हमेशा 45 डिग्री लाइन का होता है। अब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज शोन ग्राफिकली बाय पुटिंग एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, मतलब एक्स एंटी माने प्लान्ड, एक्स पोस्ट माने एक्चुअल, डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर इन ए डायग्राम। द पॉइंट वेयर एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्विलिब्रियम। दस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ओ। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। ये है हमारा ए एस, ये है हमारा ए डी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमेशा ऊपर से शुरू होता है ना, जीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि इवन इफ द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी सम कंजम्पशन, तो इसलिए यहाँ से शुरू होता है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई हमेशा जीरो से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनकम जीरो है तो एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। कुछ हम सप्लाई नहीं कर रहे तो जीरो इनकम होगी, लेकिन हम कुछ सप्लाई कर रहे तो इनकम बढ़ जाएगी, कुछ सप्लाई कर रहे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कुछ सप्लाई कर रहे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे बढ़ जाता है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे ए डी ए एस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनी डिविएशन फ्रॉम दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल। चाहे यहाँ पे कर लो। अब हमने क्या किया, ए डी और ए एस वर्टिकल एक्सिस पे, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन मतलब आउटपुट ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे नाप ली। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 400 लोगों को ही देनी है, यहाँ पे 500 पे इक्विलिब्रियम था, अगर इनकम को कम कर दिया या प्रोडक्शन को कम कर दिया, आउटपुट मान लेते चलो, प्रोडक्शन को 400 कर दिया, तो क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई इतनी होगी, सिर्फ इतनी, और उसके ऊपर ये डिमांड होगी। तो ये जो गैप आ गया, ये गैप किस चीज़ का है? ये है डिमांड ऊपर है ना, तो एक्सेस डिमांड। मतलब इस लेवल पे 400 लेवल ऑफ इनकम पे, 400 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल पे देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। 410, 420, 30, 40 लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जब बढ़ जाएगी 500 तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक्सेस डिमांड को क्यों ख़त्म करना ज़रूरी है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो, और गुड्स होगी नहीं तो गुड्स के प्राइस बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। रिच पीपल विल ट्राई टू बाय लिमिटेड गुड्स, ठीक है, ऑन हायर प्राइसेस, तो प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। एक्सेस डिमांड जब भी होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ने को ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस राइज,
और प्राइस राइज होगा, इसका मतलब हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कम करने के लिए, हटाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। सपोज कि ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाए, 600 लोग काम कर रहे हो, या जो प्रोडक्शन है 600 हो जाए, बढ़ा दिया प्रोडक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड होगी इतनी और सप्लाई होगी इतनी। यहाँ से देख सकते हैं ये है सप्लाई और ये है डिमांड, ये गैप आ गया बीच में, ठीक है। तो सप्लाई ज़्यादा है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो ये जो गैप है दिस रिप्रेजेंट्स टू एक्सेस सप्लाई, मतलब गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन एक्सेस बट देयर इज नो डिमांड टू बाय दीज गुड्स। लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता, मार्केट में गुड्स पड़ी हुई है, सड़ रही है, लेकिन कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी गुड्स खराब हो रही है, वो उसको कम प्राइस पे बेचना शुरू कर देगा, या क्या करेगा, जो प्रोडक्शन है उसको कम करेगा। प्रोडक्शन कम कैसे करेगा, लोगों को नौकरी से निकाल देगा, प्रोडक्शन कम होएगा, प्रोडक्शन कम होएगा, फिर 500 आ जाएगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, या प्रोडक्शन को कम करेगा, या तो जब प्रोडक्शन कम करेगा तो उसकी इनकम भी कम होएगी, तो फिर से यहाँ पे ले आएगा। क्यों कम करेगा प्रोडक्शन, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई का मतलब मार्केट में गुड्स पड़ी है, दुकानदार के पास गुड्स है लेकिन वो ख़राब हो रही है, बिक नहीं रही, तो जब बिकेगी नहीं, सड़ने से अच्छा है उसका पैसा खराब होगा, वो प्रोडक्शन को ही कम कर देगा। क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा है और तो दुकानदार उसको सस्ते दाम पे भी बेचेगा, तो देयर विल बी जनरल प्राइस डिक्रीज। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा था, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और प्राइस डिक्रीज होने को, जब जनरल प्राइस डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। तो मार्केट में डिफ्लेशन होएगा। डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होने लगता है, तो वो भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन, दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए सरकार इसको कंट्रोल करती है। ये है इक्विलिब्रियम, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनोमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑन इनकम एंड आउटपुट। अगर एग्रीगेट डिमांड में ऑटोनोमस चेंज होता है तो इनकम और आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड, ये तो हमें पता ही है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है एग्रीगेट डिमांड कितनी है उससे डिसाइड होएगा, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है उससे डिसाइड होएगा। दस इफ़ द एग्रीगेट डिमांड चेंजेस, अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चेंजेस, तो इक्विलिब्रियम लेवल में भी चेंज होगा। दिस कैन हैपन इन एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाए, ये जो डिमांड कर रहा है ना ये वाला, ये चेंज हो जाए, मतलब कि यहाँ दोनों आए थे, ये ए डी है और ये ए एस है, एग्रीगेट सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ जाए, मतलब ऐसे हो जाए, ए डी डैश नया डिमांड कर, पुराना तो इक्विलिब्रियम ये था इक्विलिब्रियम, अगर डिमांड बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम हायर लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, ई डैश हो जाएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम या पहले आउटपुट 500 थी, अब क्या हो जाएगी 600 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, अब लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं, ये चीज़ है। चेंजेस इन कंजम्पशन, दिस कैन हैपन ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन और चेंज इन इंड्यूस्ड कंजम्पशन, मतलब स्मॉल वाला सी। तो दोनों वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो फिर एग्रीगेट डिमांड जो कर रहा है वो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, इससे भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो उससे भी डिमांड बढ़ सकती है अगर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा दे, नए पुल सड़क वगैरह बना दे तो वी एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, हाउएवर it just means that it does not depend on income. There are a number of variables other than the income which can affect investment. One important factor is availability of credit.
अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कई फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्रेडिट माने उधार पैसा कहाँ से आएगा? ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंकरेज इन्वेस्टमेंट। अगर आसानी से क्रेडिट मिल जाता है, क्रेडिट का दूसरा नाम लोन, क्रेडिट का दूसरा नाम लोन, अगर लोन मिल जाता आसानी से तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अनदर फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट। दूसरा फैक्टर है ब्याज जो बैंक देता है। ठीक है, अगर ब्याज कम है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अगर ब्याज ही ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ना करके लोग अपना पैसा बैंक में रख देंगे क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ इनविजिबल फंड्स एंड एट हायर इंटरेस्ट रेट फर्म्स टेंड टू लोअर इन्वेस्टमेंट। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब अगर बैंक ब्याज ज़्यादा दे रहा है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, नई दुकान नहीं खोलेंगे, अपने पैसे को बैंक में रख देंगे ताकि इंटरेस्ट ही आता रहे, बिना काम काज के उनको इंटरेस्ट से इनकम होती रहेगी। इंटरेस्ट कम होएगा तो लोग अपना पैसा बैंक से निकाल लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के दो फैक्टर है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, ये बातें हैं। When autonomous investment increases, AD line shift in the parallel upwards। जब ऑटोनोमस का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो AD कर्व जो है अपवर्ड की ओर बढ़ जाएगा। Assume that position A2 the value of aggregate demand at output, ये बढ़ गया। देखो ये है ये जो जीरो लेवल से यहाँ से 45 डिग्री है इसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ये जो है ये है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ गई तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड डैश, नई डिमांड बन गई। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड अब क्योंकि शिफ्ट हो गई है, इसके पैरेलली शिफ्ट हो गई है। देखो ये, तो अब एक नया जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है E2, ये था E1। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये है। तो डिमांड बढ़ने से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, और डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ सकता है, इस वजह से ही बढ़ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, इस वजह से ही बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा? हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई हो बैंक में, तो सब लोगों ने अपने बैंक से पैसा निकाल के कि ब्याज तो कुछ मिल नहीं रहा, इन्वेस्ट ही कर दो पैसे को। तो इन्वेस्ट करा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो इक्विलिब्रियम लेवल ये बढ़ गया। अब इसे पढ़ लेते हैं। विच इज़ ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय एन आउटपुट मेजर्स द अमाउंट ऑफ एक्सेस डिमांड दैट इमर्जेस इन द लाइन इकोनॉमी एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ये डायग्राम को ही इन्होंने पढ़ के बता रखा है। दस एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर सीम्स टू हैव ए मल्टीप्लायर ऑन द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। अगर थोड़ा सा भी हम एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम भी बढ़ जाता है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, अब मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये बताना है। द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एम्प्लॉय फैक्टर सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना फाइनल गुड्स का तो चार फैक्टर काम आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन द एब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी इनकम होती है हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट देते हैं। वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट टू कैपिटल, रेंट टू लैंड, और वाट एवर जो बचता है अप्रोप्रिएटेड बाय द एंटरप्रेन्योर एज ए प्रॉफिट। ठीक है, जो लेबर काम करेगा उसको वेज मिलेगी, जो कैपिटल देगा उसको ब्याज मिल जाएगा, इंटरेस्ट, जो लैंड देगा उसको रेंट मिल जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योर होगा, बिजनेसमैन होगा, उसे प्रॉफिट मिलेगा। दस द सम टोटल ऑफ एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट्स इन द इकोनॉमी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको जीडी बोलते हैं। इन द अबव एग्जांपल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट 10 is distributed among various factors as factor payments, and hence the income of the economy goes up by 10. When income increase by 10, consumption expenditure goes by 0.8. अगर MPC 0.8 है तो since people spend 0.8, MPC 0.8 है, fraction of their additional income on the consumption, hence in the next round aggregate demand in the economy goes up by 0.8 and there again emerges excess demand equal to 0.8. मतलब कि जब भी MPC मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन कंज्यूम बढ़ेगा
तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, वो इनकम का पार्ट बन जाएगा दूसरे की और फिर वो खर्च करेगा। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन राउंड एंड राउंड विद प्रोड्यूसर्स इंक्रीजिंग देयर आउटपुट टू क्लियर द एक्सेस डिमांड इन कंज्यूमर्स स्पेंडिंग इन द additional income from extra production on consumption items minus thereby creating further excess. The increment in equilibrium value of output thus exceeds the initial increment in the autonomous expenditure. The ratio of the total increment in equilibrium value of final goods output to the initial increment in autonomous expenditure is called the investment multiplier of the economy. मतलब जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो दूसरे की इकोनॉमी में इनकम बनेगा, फिर वो फर्दर इन्वेस्ट करेगा या एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम बढ़ती चली जाएगी। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं अलग से भी कराऊंगा शॉर्ट्स में, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखना। इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी वीडियो बना के हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझाऊंगा, तो वो देखना, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा विद डायग्राम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है जो चीज़ सही है वो हमेशा सही नहीं रहती। जैसे कि सेविंग करना अच्छी बात है, ठीक है, फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। अगर सेविंग पूरी इकोनॉमी के लोग करें तो एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। जब एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, जब डिमांड नहीं होगी तो फर्म प्रोडक्शन को बंद कर देगी, ठीक है। तो सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन पूरी इकोनॉमी अगर सेव करेगी, इकोनॉमी के कंट्री के सारे लोग ही सेव करेंगे तो डिमांड कहाँ से होएगी? तो वो इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। इफ़ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, अगर सभी लोग अपनी सेविंग को बढ़ा दें, इफ़ द MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेव ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल ईदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज। दिस रिजल्ट इज नॉन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं इसको, विच स्टेट दैट एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टली दे एंड अप सेविंग लेस और सेविंग। अगर लोग कंजूस हो जाते हैं तो वो सेविंग भी उनकी कम हो जाएगी। यही है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, क्योंकि हर कोई अगर जो सेव करेगा तो एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगा तो डिमांड ही नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, जब किसी की इनकम ही नहीं होगी तो सेविंग क्या करेगा। सब मोर कॉन्सेप्ट्स। इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमी आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना इक्विलिब्रियम होगा वही एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करेगा। मतलब हमने कहा था ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होएगी। तो गिवन द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस मीन्स दैट द लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी ऑफ वाई विद AD डज नॉट नेसेसरी मीन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरीवन इज एम्प्लॉयड। तो जरूरी नहीं जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर सब एम्प्लॉयड हो सकता है कुछ लोग अनएम्प्लॉयड भी रह जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है कि इतनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए जहाँ पे सभी लोगों को नौकरी मिल जाए, सभी लोग एम्प्लॉय हो जाए। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में भी मोर और लेस। इक्विलिब्रियम जो है वो मोर और लेस हो सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। इफ़ इट इज़ लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट डिमांड इज नॉट इनफ। अगर इक्विलिब्रियम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हो गया है तो इसका मतलब है कि डिमांड ही नहीं होगी टू एम्प्लॉय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द सिचुएशन इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो ऐसी सिचुएशन को हम डेफिशिएंट डिमांड बोल सकते हैं या एक्सेस सप्लाई बोल सकते हैं। It leads to decline the prices in the long run. On the other hand, if the equilibrium level of output is more than the full employment level से अगर ज़्यादा output हो गई है, it is due to the fact that the demand is more than the level of output. तो डिमांड ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब at full employment rate this situation is called excess demand. तो इसे excess demand बोलते हैं। जब excess demand होती है तो क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इट लीड्स टू द राइज प्राइस इन द लॉन्ग रन। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। डाउनलोड आवर ऐप बादली फाउंडेशन टू गेट आर NCERTs right from class 6 to 12th and also subscribe our YouTube channel.